तो हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जगह बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन बेटियों से जुर्म का सच नहीं बदलता। हाथरस के बाद बलरामपुर से गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां 22 साल की दलित छात्रा से गैंगरेप किया गया और यहां भी गैंगरेप पीड़िता का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम की लापरवाही का दाह संस्कार कब होगा? कब तक देश की बेटियों से ये दरिंदगी बर्दाश्त की जाएगी? सबसे पहले आपको हाथरस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट बता देते हैं। हाथरस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं पीड़िता की ओर से अब इस मामले में निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा मुकदमा लड़ेगी। तो 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। ये हाथरस की तस्वीर, उसकी चिता जलती हुई आप देख रहे हैं। और अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक और मामला अब सामने आया है बलरामपुर में। वहां भी यही हुआ, बच्ची के साथ वहां भी रेप हुआ और वहां भी देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। और ऐसे में हम सवाल यही उठा रहे हैं कि बेटियों के साथ ये दरिंदगी, ये क्रूरता, ये हैवानियत कब तक झेलती रहेंगी देश की बेटियां? कब तक उनके साथ अपराध होता रहेगा? क्या हाथरस की बेटी को जल्द इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। सभी के मन में एक ही चिंता है कि दोषियों को सख्त सजा कब मिलेगी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने हाथरस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय एसआईटी में महिला अधिकारी भी शामिल है। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रकरण की जांच के लिए शासन ने एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है, ताकि अगर कोई स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई चूक हुई है तो उस चीज़ों को अंकित करें। काफ़ी सीनियर लेवल से इस केस की मॉनिटरिंग हो रही है और हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। आधी रात को अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चौतरफा घिरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बोली कि क्या कहते बेटी के लिए जो क्या कहते वो कार्रवाई वो तो पूरी होगी और वो दोषियों को सजा मिलेगी। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बात की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित के परिवार को 25 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और हाथरस शहर में ही एक घर देने का भी वादा किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बेटी के लिए जो भी दर्दनाक जो हादसा हुआ है, सभी लोग अब जो बेटी वाले हैं अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सर, हमारा तो ये एक आग्रह है कि इसको एक न्यायिक जांच मिलनी चाहिए, जो न्यायिक जांच मिलनी चाहिए जो कि जज के दायरे में हो। हाथरस की घटना पर सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि पीड़ित के परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। ये अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया।
हाथरस की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर निर्भया केस में वकील रही सीमा कुशवाहा ने हाथरस मामले में पीड़िता की ओर से केस लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सीमा कल हाथरस पहुंचेंगी और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या हिंदुस्तान में हर कदम पर हाथरस है? कभी हाथरस, कभी खरगोन, कभी बलरामपुर, बस जगह बदल जाती है, लेकिन जुर्म का ये सिलसिला महिलाओं के खिलाफ लगातार जारी है। ऐसे में आपके जहन में भी बहुत से सवाल इस वक्त घूम रहे होंगे। पहला सवाल तो यही है कि जीवित रहते सम्मान और मृत्यु के बाद रीति रिवाज से अंतिम संस्कार आखिरकार क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, क्या समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो पीड़िता की जान बच जाती? ऐसा क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, गैंगरेप पीड़िता को घायल हालत में पुलिस थाने क्यों आना पड़ा? सवाल यहीं बंद नहीं होते, और भी बहुत से सवाल हैं। मौत के बाद लाखों का मुआवजा तो दे दिया गया, लेकिन जिंदा रहते संवेदनहीन रवैया आखिरकार क्यों? परिवार की मर्जी के खिलाफ रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी, लेकिन दाह संस्कार करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या रात में पुलिस ने सत्य का अंतिम संस्कार कर डाला? 14 सितंबर को एफआईआर के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्यों ये लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी? और हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार अपने बयान क्यों बदले? पीड़ित की हालत कितनी गंभीर थी? किन चोटों से उसकी मौत हुई? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। चोट गंभीर थी तो दिल्ली रेफर करने में ये 14 दिन की देरी क्यों हुई? अगर वक्त रहते उसे दिल्ली पहुंचा दिया जाता, अच्छा इलाज मुहैया कराया जाता, तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अमित प्रकाश हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित प्रकाश, न चैन से जीने दिया और न चैन से मरने दिया। सम्मान से जीने का हक तो छीन ही लिया गया है बेटियों से, अब सम्मान से मरने का हक भी उनसे छीना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कल पूरे दिन उस परिवार के साथ रहा, आज भी मैं उनके साथ हूँ, और उनसे बातचीत के बाद सबसे बड़ी टीस जो उनके मन में है, सबसे बड़ा दर्द जो उनके मन में है, वो ये है कि आखिरी वक्त में वो अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाए, अपनी बेटी के आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। हम सब जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। रात के 2:30 बजे उनके घर के लोग, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहन लगातार पैर पकड़ के ये कहते रहे 4 घंटे रुक जाइए, सिर्फ 4 घंटे की बात है, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद हम अंतिम संस्कार कर लेंगे। लेकिन जो बात आप कह रही थी ना, ये जल्दबाजी, आखिरकार सिस्टम की ये जल्दबाजी पहले क्यों नहीं दिखाई देती? इतनी त्वरित कार्रवाई पहले क्यों नहीं दिखाई देती? इतना प्रोएक्टिव होकर आप एक्शन पहले क्यों नहीं ले लेते, ताकि उसकी जान बच जाती, ताकि उसको बचाया जा सकता? उसके मरने के बाद आप वो सब कुछ, और यहाँ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने में मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं है। हिंदुस्तान में, भारत में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार दिन में किया जाता है, रात को सिर्फ सबूत जलाए जाते हैं, रात को सबूत मिटाए जाते हैं। रात को एक ऐसी जगह जो गांव का एक ऐसा हिस्सा है जो शमशान नहीं है, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी इलाके में शमशान एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है। शमशान घाट एक ऐसी जगह होती है जहां पर दाह संस्कार किए जाते हैं। आप उस लड़की के घर से 1 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क जहां खत्म होती है, वहां एक खेत है, वहां उस लड़की के डेड बॉडी को ले जाते हैं और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे होता है अंतिम संस्कार। इस तरीके से आपने उनके घर के लोगों को पहले बाध्य किया कि आप रात को 2:30 बजे उस अंतिम संस्कार में शामिल होइए। जब उन्होंने आपसे आग्रह किया तो आपने उनके घर में बंद कर दिया, और आप लगातार, वो घर वाले कह रहे हैं कि हमारे घर से कोई मौजूद नहीं था। जो वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं कि ये इनके बाबा हैं, ये इनके भाई हैं, वो हमारे घर के नहीं हैं, वो गांव के कौन से लोग हैं उन्हें नहीं मालूम। और ऐसी स्थिति में उस माँ के दर्द के बारे में कौन सोचेगा जो गुहार लगाती रही कि मुझे अपनी बेटी का वो चेहरा देखना है, मरने से पहले दाह संस्कार करना है, तो उसके लिए रिश्तेदारों का इंतजार करना है, बस सुबह हो जाने दीजिए, सूर्योदय हो जाएगा तो रिश्तेदारों की मौजूदगी में दाह संस्कार करना चाहता था ये परिवार। लेकिन रीति रिवाज के मुताबिक वो दाह संस्कार भी नहीं करने दिया गया। आप देखिए हाथरस में एक मजबूर मां की तस्वीर, और तब आप उसके दर्द का एहसास कर पाएंगे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी
होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। सबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। अमित प्रकाश, मेरे पास तो शब्द नहीं है। इस मां को कौन जवाब देगा? वो सिस्टम जो इतना संवेदनहीन हो चुका है, और किस तरह से रोती बिलखती है मां, और जो अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहती थी, अंतिम संस्कार रीति रिवाज से करना चाहती थी, कि कौन मुखाग्नि देता है? जब किसी की मौत हो जाती है कौन मुखाग्नि देता है? पुलिस वाले वहां पर मुखाग्नि दे रहे हैं। अरे जिनका कोई परिवार वाला नहीं होता है तब पुलिस वाले करते हैं किसी का अंतिम संस्कार। यहां तो परिवार वाले थे, माता थी, पिता थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे पास आज वाकई शब्द नहीं है अमित प्रकाश। लावारिस लाश नहीं थी, वो एक घर की बेटी थी। उस घर में उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब मौजूद थे। और मैं कल रात की उस रात की घटना को जब याद करता हूं ना मीमांसा जी, तो मुझे लगता है कल उसकी माँ जो एक एक बात मुझे बता रही थी, एक एक बात जो कह रही थी। एम्बुलेंस में डेड बॉडी है, घर से कुछ कदमों की दूरी पे उसको खड़ा किया गया है और घर में उसको नहीं लाया गया। जब उसके घर के लोग एम्बुलेंस तक पहुंचे अपनी बच्ची को देखने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए, तो लेडी कांस्टेबल्स ने उनके साथ धक्का मुक्की की। ये कितना शर्मनाक है। दिस इज सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। प्रजातंत्र में आप हर अधिकार देते हैं, हर हक देते हैं, और एक आखिरी दर्शन का हक नहीं देते। उस बेटी के आखिरी दर्शन का हक आप उसके माँ बाप को नहीं देते। और आज वो गुस्से में ये कह रहे हैं कि उस खेत में जो लाश जलाई गई है, मुझे क्या पता मेरी बेटी का है या कोई पुतला जला दिया है। यह अविश्वास क्यों है? यह अविश्वास इसलिए है क्योंकि उस सिस्टम पे अविश्वास बनने के कारण है। वो एक दिन में नहीं बना, वो 4 दिन में बना है, वो 14 दिन में बना है, वो एक एक करके बना है। एक बेटी को अब भाई अपने मोटरसाइकिल पे लेके थाने के चबूतरे पे लेके लिटा देता है, वो अधमरी हालत में है, और वहां एक लेडी कांस्टेबल उसके भाई से कहती है कि ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा, इसको लेके जाओ। कितनी शर्मनाक बातें हैं। अमित हम ये एक वाक्य जब मुझे रात को पता चला, ये तस्वीरें देखकर इस वक्त पूरा देश शर्मसार होगा। ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 14 सितंबर जब ये अधमरी हालत में इस बच्ची को वहां पर लेकर जाते हैं परिवार वाले पुलिस स्टेशन में, किस हालत में ये बच्ची को रखा गया है। आप संवेदनहीनता की अति देखिए। यहाँ पर ये बच्ची वहां पर नीचे लटाई गई है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और बजाय उसके कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे अस्पताल लेकर जाया जाता, उसका बयान दर्ज किया जाता। ये संवेदनहीनता देखिए हमारे सिस्टम की। शर्म आ रही है मुझे इन तस्वीरों को देखकर। हमारे साथ शोएब रजा भी हैं साथ ही हाथरस से, जहां ये पूरा की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जहां पर ये इस बच्ची ने इतना कुछ देखा, सहा, झेला, और अब परिवार वाले सह रहे हैं, झेल रहे हैं। शोएब रजा, ये तस्वीर देखकर शर्म आ रही है। ये बच्चे जिस हालत में अर्धनग्न अवस्था में वहां पर पाई गई थी, उसके बाद परिवार वाले से किसी तरह से पुलिस स्टेशन लेकर गए, और जो रवैया है वहां पर पुलिस वालों का, कैसे उसे वहां पर लेटा कर रखा गया है। उसे लेकर जाना चाहिए था अस्पताल में, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए था। बच्ची का अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वो भी कुछ गरिमा के साथ किया जाता है। यहां तो गरिमा की धज्जियां उड़ा दी गई। बिल्कुल हर कोई हैरान है, हर कोई सन्न है इस घटना के बाद, और फिर उसके बाद जो पुलिस प्रशासन का जिस तरह से रवैया रहा है उस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस वक्त गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। मीडिया को आज गांव में जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस के जो आला अधिकारी है ज़िले के, वो यहाँ पर है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि SIT की टीम कुछ देर पहले ही पहुँची है गाँव में, रात के वक्त भी पहुँची थी उन माता पिता से बात करने के लिए जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है।
बड़ी बात इसमें यही है कि कल शाम के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़िता के पिता की। उसमें जो बात निकलकर सामने आई, सबसे बड़ी बात उसमें यही थी कि 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो पूरा एक सिलसिला चलता रहा, पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई तो बलात्कार का जो मामला 376D बाद में उस धारा को जोड़ा गया। इन तमाम मामलों को लेकर सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद पिता ने थोड़ा संतुष्टि दिखाई कि वो उनको उम्मीद जगी है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा। एसआईटी को हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट देनी है और उसी की जांच यहाँ पर चल रही है। लेकिन इस मामले ने फिर से सवाल खड़े किए हैं कि हमारा सिस्टम जो शुरुआती तौर पर अगर जांच बेहतर तरीके से करता, बेटी को सही वक्त पर इलाज मिल पाता, दिल्ली वो सही वक्त पर जा पाती, सफदरजंग में ले जाया गया था जहाँ उसने दम तोड़ दिया, तो शायद ये तमाम जो चीज़ें आज देखने को मिल रही है वो यहाँ देखने को उस तरह से ना मिलती। और जिस तरह से आरोप पीड़िता के पिता ने लगाए कि उनको उनका चेहरा देखने की बेटी की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी गैर मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, यकीनन इन तमाम मामलों ने दिखाया है कि कितने असंवेदनशीलता एक तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से दिखाई गई। और एक बेटी को जो जिनके माँ बाप का जो हक था, अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार वो लोग कर रहे थे कि सुबह का वक्त होगा तो अंतिम संस्कार कर देंगे, रात के वक्त तो हिंदू धर्म में वैसे भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, अंधेरे के वक्त वो मना करते रहे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अनसुना कर दिया गया। और आज हालात ये है कि माँ और बाप या उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं कि गांव में आने जाने पर क्या पाबंदी लगा दी गई है? प्रशासन की ओर से कुछ इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी वहां पर आएगा नहीं, जाएगा नहीं? बिल्कुल विमान शाह जी, यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के जो लोग हैं, एडीएम साहब से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको आदेश ऊपर से आया है कि अंदर कोई नहीं जा सकता। अभी तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टियों के वो भी वक्त पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल से ही उनको तो कल से ही एंट्री बंद है, लेकिन आज मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। अब ये जो बैन है वो एसआईटी की टीम जब तक वापस आएगी तब तक है या आज पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला है, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन सुबह से हम तकरीबन 6 बजे के बाद से ही यहाँ पर किसी को अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं है। कुछ लोग अंदर गए थे तो उनको बाहर निकाल दिया गया और बैरिकेड्स लगाकर तकरीबन गाँव से 2 किलोमीटर दूर पहले ही हाईवे पर यहाँ सबको रोक दिया गया है। एसआईटी की टीम अंदर पहुंची है, पुलिस के कुछ आला अधिकारी परिवार से मिलने गए हैं, उसके अलावा किसी को अंदर जाने की अभी इजाज़त नहीं है। चलिए, और अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं। अमित, हम बात कर रहे हैं बार बार संवेदनहीनता की, और ये देखिए पहले जो दरिंदे हैं वो पहले बलात्कार करते हैं बच्ची का, और उसके बाद जो सिस्टम बार बार बलात्कार कर रहा है कि जो शिकायत है वो दर्ज करने में इतनी देरी होती है, जब उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था तब उसमें भी देरी होती है, वो दिल्ली में ही पहले रेफर कर दिया जाता तो शायद इस बच्ची की जान बच जाती। तो यानी कि मुआवजा दो, 25 लाख दे दो, 10 लाख दे दो और बस मरहम लग गया, और फिर उसके बाद सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। सांसें चलते हुए सम्मान क्यों नहीं मिलता? सांसों के रुकने के बाद इतना सम्मान क्यों? सांसों के रुकने के बाद मुआवजा क्यों? इसी मुआवजे के आधे का आधा हिस्सा अगर उसके इलाज पे खर्च हो जाता, उतना प्रोएक्टिव अप्रोच अगर उस वक्त दिखा दिया गया होता, यही पैसे उस वक्त अगर अस्पताल में खर्च कर दिए गए होते, समय पर दिल्ली रेफर कर दिया गया होता, तो आज ये बच्ची बच जाती। और आप सोचिए, मैं जिस सॉरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिस देश में उस खेत और खलिहान में अगर बेटियां जलाई जाने लगे तो उस देश में बेटियों का भविष्य आप क्या सोच सकते हैं? वो इतना हृदय विदारक, और वो उस तस्वीर को आई वॉज डिवास्टेटेड यस्टरडे। मैंने कल देखा उस खेत में वो चिता बुझ चुकी थी, लेकिन उसके राख के बीच से धुआं लगातार उठ रहा था। और आप क्या कहेंगे? आप ऐसी स्थिति में एक ऐसे खेत के बीच में आप ऐसे एक डेड बॉडी को आग के हवाले कर देते हैं। इसको तो आप अंतिम संस्कार भी नहीं कह सकते। अंतिम संस्कार की रीति रिवाज होते हैं। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा, और मुझे ये कहने में ऐतराज नहीं है, कि आपने एक मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया। और ऐसी स्थिति में जिस मुआवजे की आप बात कर रही हैं, और अभी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, कल से ही ये बैरिकेड्स गांव में आज नहीं लगाए गए, कल से ही गांव जाने के सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। क्यों वहां की तस्वीरें नहीं पहुंचने देना चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं चाहते हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स हो? क्यों नहीं चाहते हैं वहां उनके माँ बाप से हम बात करें? क्यों आप नहीं चाहते कि उन जगहों की तस्वीरें दिखाएं जहां इतनी भयानक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया?
पहले उस लड़की की गर्दन तोड़ी गई और आज उस सिस्टम में हम चीजें जब एक्सपोज कर रहे हैं, जब वहां से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उस अभिव्यक्ति की गर्दन तोड़ रहे हैं आप। उस गांव में जाने के लिए जल रही है ना अमित, ये जो चिता जल रही है उस बच्ची की, अधिकार है और हम ये बहुत से सवाल भी पूछ रही है और ये हकीकत भी बयां कर रही है। और इस सच को दबाने की कोशिश भले ही प्रशासन कर ले, लेकिन इस सच को हम नहीं दबने देंगे। लेकिन पुलिस की ओर से किस तरह से बार बार लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, आप सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसा आपको अवगत ये भी कराना है कि SIT की टीम आ चुकी है, शासन के द्वारा जो बनाई है, वो भी अपना काम उन्होंने, SIT की टीम ने भी अपना काम शुरू करना है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपको अवगत है कि पीड़िता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई थी, उसके कारण उसका देहांत हो गया और बाद में कुछ सोशल मीडिया से या मीडिया से ये खबरें प्रसारित हो रही थी कि उसका शव को पुलिस और प्रशासन ने ज़बरदस्ती से उसकी अंत्येष्टि करा दी रात को ही। इसके बारे में ये अवगत कराना है कि जब, जैसा आपको पता है कि सुबह ही पीड़िता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद लगभग दोपहर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अस्पताल के कुछ हंगामे आदि की वजह से समय से शव उनके गृह गांव में नहीं आ पाए। तो SIT का गठन कर दिया गया है, SIT की टीम पहुंच भी गई है, लेकिन SIT की टीम में है कौन? वहीं के पुलिस अधिकारी हैं, वहीं के IAS अधिकारी हैं। अब ये जांच जो होगी, ये कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष हो सकती है? आपने देखा जो पुलिस महकमा जिस तरह का उसका रवैया रहा है, क्या ये सच कभी सामने आ पाएगा? ये SIT का गठन होते हुए हमने पहले भी बहुत बार देखा है और नतीजा क्या निकलता है वो भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें और जो प्रामाणिकता के साथ हमारी कोशिश है, तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएं, तथ्य आप तक पहुंचाए जाएं, सच्चाई आप तक पहुंचाई जाए, वो लगातार कम से कम जारी रहेगी और ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। न्याय मिलना चाहिए इस देश की बेटियों को और प्रामाणिकता के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपने देखा अमित प्रकाश और शोएब रजा, हमारे दो संवाददाता, इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं और ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.